भगवान राम जब वनवास से वापस आए तो क्या हुआ था और लखनऊ से उनका क्या संबंध था। तो भगवान राम जब अपने राज्य कोसल लौटे तो उन्होंने खुद राजधानी अयोध्या से राज करना शुरू किया और पास का क्षेत्र लक्ष्मण जी को दे दिया। अब राम जी के कोसल राज्य के हिस्सों से ही मिलकर बना था अवध, जिसका नाम पड़ा था अयोध्या से। और जिस क्षेत्र पर लक्ष्मण जी ने राज किया उसका नाम पड़ा लक्ष्मणपुरी। बाद में नाम पड़ा लखनपुरी और लखनपुर, और उससे लखनऊ, जो बाद में अवध की राजधानी बना। तो नमस्कार दोस्तों, और आइए आज जानते हैं इतिहास लखनऊ का या अवध का। माना जाता है कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने अवध क्षेत्र पर राज किया वो थे थारू, कुर्मी, मुराव, पासी, अरक और भाड़ जैसी जाति के हिंदू। उनकी रियासत 1093 ईस्वी तक बहराइच के भार राजवंश के अधीन रही। 11वीं और 15वीं सदी के बीच सोलंकी, पवार, चौहान और बैस जैसे राजपूत वंशों ने इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, और फिर बख्तियार खिलजी के हमले के साथ मुसलमानों ने भी क्षेत्र में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। अवध का इलाका लगभग 84 सालों तक यानी 1394 से 1478 तक जौनपुर के शर्की साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद आया मुगलों का दौर। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1555 के आसपास अवध को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। जब मुगल बादशाह अकबर ने अपने राज्य को 12 सूबों या प्रांतों में बांटा तो अवध भी उनमें से एक था, जो घाघरा नदी, जिसे सरयू भी कहते हैं, उसके किनारे बसा हुआ हिंदुओं का एक पवित्र शहर था। बादशाह जहांगीर के वक्त में जहांगीर ने अवध में एक जागीर शेख अब्दुल रहीम नाम के एक रईस को दी, जिसने उसका विश्वास जीत लिया था। शेख अब्दुल रहीम ने बाद में इस जागीर में लखनऊ का फेमस मच्छी भवन बनवाया। ये इलाका बाद में सत्ता का केंद्र बन गया, जहां से उनके वंशजों शेखजादों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया। मुगलों ने अपने अलग अलग सूबों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए, जो शासन चलाने में उनके सहायक बन सके। इन्हीं गवर्नर्स को नवाब कहा गया, जो अरबी शब्द नाइब से बना है, जिसका मतलब है सहायक। पुराने दौर में सफर करना इतना आसान नहीं था, साथ ही संदेश इतनी जल्दी दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते थे। ऐसे में मुगलों के नियुक्त किए गए जो नवाब थे, ये असल में अपने इलाके के आजाद शासक बन गए और अपनी प्रजा की जिंदगी और मौत पर भी एक तरह से इनका अधिकार हो गया। लखनऊ के नवाब असल में अवध के नवाब थे, लेकिन उन्हें लखनवी नवाब इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि तीसरे नवाब के शासन के बाद लखनऊ उनके राज्य की राजधानी बन गया था। तो आइए अब जानते हैं कि लखनऊ में नवाबी दौर कब शुरू हुआ। साल 1722 में 9 सितंबर को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सादत खान को आगरा से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो जाटों को काबू करने में नाकाम रहे थे और उन्हें अवध का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन असल में आगरा से हटना सादत खान के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने न केवल शेखजादों के कड़े विरोध के बावजूद लखनऊ में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि अवध के मशहूर नवाबी वंश की भी शुरुआत की। अवध में खुद को स्थापित करने के बाद सादत खान ने वापस से मुगल बादशाह के लिए अलग अलग लड़ाइयां लड़नी शुरू की। इसी बीच हमलावर नादिर शाह हिंदुस्तान आया। कहते हैं कि नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद सादत खान ने खुद को खत्म कर लिया। सादत खान की मौत के बाद नादिर शाह की सिफारिश पर उनके दामाद सफदर जंग ने उनकी जगह ली। सफदर जंग, जिन्होंने फैजाबाद की स्थापना की थी, बादशाह के बहुत करीब थे और दिल्ली दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर थे। 1754 में सफदर जंग की मौत के बाद उनके बेटे शुजा-उद-दौला अवध के नवाब बने। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में उनकी हार थी, जिसमें उन्हें बहुत अपमानजनक शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि शुजा-उद-दौला को उन सांस्कृतिक प्रथाओं को शुरू करने के लिए बेहतर जाना जाता है जिनके लिए लखनऊ आखिरकार मशहूर हुआ।
उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों, मुख्य रूप से दिल्ली से कलाकारों, कवियों, दरबारी नर्तकियों और लेखकों को आमंत्रित करने और संरक्षण देने की प्रथा शुरू की। नवाबी वंश के शासन की अगली कड़ी में शुजाउद्दौला के बेटे आसिफउद्दौला थे, जिन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर दी थी। उन्हें इतिहास में 2 कारणों से हमेशा याद किया जाएगा। पहला, लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध और शानदार इमारत बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण, और दूसरा, पैसों के लिए अपने परिवार के सदस्यों का शोषण। इसी तरह उनके बेटे नवाब वजीर अली के शासनकाल में भी 2 बातें खास थी। उनकी शादी समारोह में बेहिसाब खर्च और उनका बहुत छोटा शासनकाल, जो 21 सितंबर 1797 से 21 जनवरी 1798 तक सिर्फ 4 महीनों का था। उनके शासनकाल को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, जिन्होंने अपने फायदे के लिए उन्हें हटा दिया था। उनके बाद आसिफउद्दौला के भाई नवाब सादत अली खान गद्दी पर बैठे, एक ऐसा आदमी जिसकी गद्दी पर बैठने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हालांकि राजनीतिक मजबूरियों ने उनके पक्ष में काम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब निराश सादत अली खान अवध की गद्दी छोड़ना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इनका शानदार मकबरा आज भी लखनऊ में देखा जा सकता है। अवध के 7वें नवाब बने गाजी-उद-दीन हैदर, जो अवध के पहले राजा भी थे, क्योंकि उन्होंने बादशाह से सभी संबंध तोड़ लिए थे और खुद को आजाद घोषित कर दिया था। हैदर ने उस समय का सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो 2 नदियों को जोड़ने का था। लेकिन दुर्भाग्य से और गलत प्लानिंग की वजह से जो पूरा प्लान था ये फेल हो गया। नासिरुद्दीन हैदर के बाद मोहम्मद अली शाह को अंग्रेजों ने लगभग 60 साल की उम्र में गद्दी पर बैठाया। सादत अली खानी की तरह उन्हें भी किस्मत से ही गद्दी मिली थी। उनके बेटे अमजद अली शाह अवध के 10वें नवाब बने, जो सबसे ज्यादा मजहबी थे और इसी वजह से उन्हें हजरत कहा जाता था। उन्होंने प्रशासन को भी मजहबी तरीकों से चलाने की कोशिश की। इसके बाद आए इनके बेटे और अवध के आखिरी और सबसे मशहूर नवाब वाजिद अली शाह। वो सभी शासकों में सबसे ज्यादा रंगीन मिजाज और सांस्कृतिक रूप से सबसे विकसित शासक थे। उन्होंने उर्दू और फारसी में 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी। लेकिन हुआ ये कि दुर्भाग्य से अंग्रेज इसी दौर में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने पहले नवाब वाजिद अली शाह को एक अय्याश और अयोग्य शासक के रूप में बदनाम किया, और फिर गवर्नर जनरल डलहौजी के निर्देशों पर ब्रिटिश रेजिडेंट जे ऊट्रम ने 4 फरवरी को वाजिद अली से मुलाकात की और उनसे एक समझौते पर साइन करने को कहा। इस समझौते के अनुसार उन्हें 12 लाख रुपए की सालाना पेंशन और नौकरों के लिए सालाना 3 लाख रुपए के बदले अपना राज्य यानी अवध अंग्रेजों को सौंपना था। उन्हें राजा का खिताब भी रखने का हक था, लेकिन वाजिद अली ने इस समझौते पर साइन करने से मना कर दिया। वो अपना अवध अंग्रेजों को देने के लिए तैयार नहीं थे। ऊट्रम ने निर्देशों के अनुसार उन्हें 3 दिन का समय दिया और 3 दिन बाद यानी 7 फरवरी 1856 को ऊट्रम ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और कुशासन के बहाने उनके राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और इस तरह लखनऊ के या अवध के नवाबी वंश का अंत हो गया। वो वंश जिसने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज भी लखनऊ की रोजमर्रा की जिंदगी में देखी जा सकती है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।